लगे थे कि गैलेक्सी में रजनीश पांडे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अर्थशास्त्र से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करूंगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन तथा मुद्रा अपस्फीति। ठीक है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मुद्रास्फीति के बारे में। मुद्रास्फीति क्या होता है, इसको इंग्लिश बोलते हैं मनी इन्फ्लेशन। मनी इन्फ्लेशन क्या होता है, तो मुद्रास्फीति को मैं बताता हूं आपको कि मुद्रास्फीति को हम मुद्रा प्रसार भी करते हैं। मुद्रास्फीति को हम मुद्रा प्रसार भी बोलते हैं। मुद्रास्फीति जो मनी इन्फ्लेशन है, मनी इन्फ्लेशन में जो इन्फ्लेशन शब्द है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन शब्द का होता है, इन्फ्लेशन शब्द का अर्थ होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इन्फ्लेशन शब्द का अर्थ क्या होता है, एक्सपेंशन, जिसका अर्थ होता है प्रसार या फैलाव। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो, मनी का मतलब हुआ मुद्रा, मुद्रा में क्या प्रसार हो या मुद्रा में फैलाव हो, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मुद्रा प्रसार भी बोलते हैं। ठीक है, मुद्रा प्रसार को या मुद्रास्फीति को परिभाषित करते हुए देखिए यहाँ पे प्रोफेसर राउथर ने क्या लिखा कि मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें वी गिरता है, वी फॉर वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य गिरता है, और पी फॉर प्राइसेस, कीमतें बढ़ती है। मुद्रास्फीति वह अवस्था है, वह स्टेज है जिसमें क्या होता है, मुद्रा का मूल्य गिरता है और कीमतें क्या होती हैं, बढ़ती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। अब ये मुद्रा का मूल्य क्या होता है, मुद्रा का मूल्य किसे कहते हैं, तो मुद्रा का मूल्य का मतलब क्या हुआ, सामान्य अर्थ में हम बात करें तो हर एक वस्तु का क्या होता है, एक उसका मूल्य होता है। मुद्रा क्या है, मुद्रा भी एक वस्तु है, मुद्रा भी क्या है, मुद्रा का भी एक मूल्य होता है। अब मुद्रा का मूल्य हम कैसे मापेंगे, मुद्रा का मूल्य हम उसकी क्रय शक्ति क्षमता के द्वारा मापते हैं। यानी मुद्रा का एक इकाई मुद्रा जितनी वस्तु को क्रय कर सकता है, खरीद सकता है, वही उसका क्या होता है, मूल्य कहलाता है। जैसे मुद्रा का एक इकाई, मान लीजिए हमारे यहाँ मुद्रा कौन चल रहा है, रुपया चल रहा है। अब 1 रुपया जो है कितनी वस्तु को खरीद पा रहा है, वही उस 1 रुपए का क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा। मान लीजिए 1 रुपए में 2 टॉफी आता है, 1 रुपए में 2 टॉफी आता है, इसका मतलब है कि 1 रुपया का मूल्य जो है 2 टॉफी के बराबर है, क्योंकि 1 रुपया जो है 2 रुपए को दो टॉफी को खरीद सकता है। अब प्राइसेस का मतलब आप जानते हैं कि वस्तु की कीमत, 1 रुपए में 2 टॉफी आती है, ये 1 रुपए का मूल्य हो गया, मुद्रा का मूल्य हो गया। और 2 टॉफी 1 रुपए में आता है, इसका मतलब है कि 2 टॉफी की कीमत 1 रुपया, यानी 1 टॉफी की कीमत 50 पैसे, ये कीमत हो। और कीमत और मुद्रा का मूल्य में उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। वी और पी
वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस में विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। अर्थात प्राइसेस बढ़ेंगी तो मुद्रा का मूल्य जो है क्या होगा, कम होगा, और प्राइसेस कम होगी तो मुद्रा का मूल्य अधिक होगा, बढ़ेगा। तो मुद्रा प्रसार या मुद्रा स्फीति की स्थिति में क्या होता है कि मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ती हैं। तो मुद्रा का प्रसार जब होता है, मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, जब मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे। तो मुद्रा स्थिति में क्या होता है, वस्तु की कीमतें बढ़ती है, और जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तब क्या होगा, मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों में उल्टा संबंध होता है। 50 पैसे की टॉफी आती थी तब 2 टॉफी का कीमत जो है 1 रुपए। अब मान लीजिए कि टॉफी की कीमत बढ़ गई, अब 50 पैसे की जो एक टॉफी आती थी अब 1 रुपए में वही टॉफी आने लगी, तो अब एक टॉफी की कीमत कितनी हो गई, 1 रुपए। इसका मतलब है कि 1 रुपया कितनी टॉफी खरीद सकता है, अब 1 रुपया जो है ये एक टॉफी को खरीद सकता है। तो 1 रुपया जब एक टॉफी को खरीद सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 1 रुपए का जो वैल्यू था, जो उसका मूल्य था, वो 2 टॉफी के बराबर था, 2 टॉफी को खरीद सकता था। अब उसका जो मूल्य वैल्यू क्या हुआ, घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि जो पहले वो 2 टॉफी खरीद सकता था अब वो केवल एक ही को ही खरीद पाएगा, एक ही टॉफी को खरीद पा रहा है। इसका मतलब है कि उसका वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। कम क्यों हुआ, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए। तो मुद्रा स्फीति में क्या होता है, कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, मुद्रा स्फीति कहते हैं। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा स्फीति, प्रत्येक कीमत में वृद्धि मुद्रा स्फीति नहीं हो सकती। उनका मानना था कि मुद्रा स्फीति जो है, पूर्ण रूप से जो मुद्रा स्फीति होती है वो पूर्ण रोजगार के बाद ही देखने को मिलती है। पूर्ण रोजगार, यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति हो, ऐसी स्थिति में ही आपको जो है मुद्रा प्रसार की स्थिति देखने को मिल सकती है। क्यों, क्योंकि मुद्रा पूर्ण रोजगार की स्थिति क्या होती है, पूर्ण रोजगार का मतलब होता है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधन, उत्पादन के जितने भी साधन हो, वे सारे के सारे साधन क्या हो, रोजगार में लगे हो, कोई भी साधन बेरोजगार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो सीधा क्या होगा, क्योंकि सारे उत्पादन के साधन जो है कार्य में लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन में वृद्धि तो हो नहीं सकती, क्योंकि सारे साधन पहले से ही काम कर रहे हैं। तो केवल क्या होगा, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से केवल कीमतें ही बढ़ती हैं, मुद्रा का मूल्य ही घटता है। तो यहीं पर पूर्ण आपको परफेक्ट जो है इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा। कहां पर, पूर्ण रोजगार की स्थिति में। पूर्ण रोजगार के पहले की अगर बात करें तो पूर्ण रोजगार के पहले की स्थिति जो होती है वहां पे आपको इन्फ्लेशन आंशिक रूप से दिख सकता है, पूर्ण रूप से आपको स्थिति नहीं दिखेगी, क्योंकि ये पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है, अपूर्ण रोजगार है, यानी तमाम जो है उत्पादन के साधन क्या है, बेरोजगार है, बेकार है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो उत्पादन के जो बेरोजगार साधन हैं वे क्या होंगे, उनको रोजगार मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा। जब उत्पादन नहीं बढ़ेगा, है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट होगा, इन्फ्लेशनरी जो इफेक्ट होगा वो बहुत ही आंशिक रूप से होगा, वहां पर आपको इन्फ्लेशन बहुत कम दिखाई देगा। ठीक है, तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही क्या होता है, आपको पूर्ण रूप से इन्फ्लेशन दिखाई देता है। इसमें प्रत्येक जो है प्राइसेस के बढ़ने से इन्फ्लेशन आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको इन्फ्लेशन के बारे में बताया। अब मुद्रा स्फीति जो होती है, वैसे हम बात करें तो इसमें जो है कई प्रकार की मुद्रा स्फीति होती है, संक्षेप में जल्दी चर्चा कर लेते हैं। एक आपकी रहती हुई स्थिति होती है, एक चलती हुई होती है, एक दौड़ती हुई होती है, एक सरपट दौड़ती हुई होती
रेंगती हुई मुद्रा स्थिति, चलती हुई, दौड़ती हुई और सर पर दौड़ती हुई मुद्रा स्थिति। रेंगती हुई मुद्रा स्थिति में क्या होता है, कब होती है? रेंगती हुई मुद्रा स्थिति हम उसको बोलते हैं जब इन्फ्लेशन जो है 1 से 2% के आसपास हो। तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं मुद्रा स्फीति क्या है? रेंगती हुई। और रेंगती हुई जो आपका मुद्रा स्फीति है वो आर्थिक विकास के लिए अच्छा रहता है। आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, किसी देश के विकास के लिए मतलब बिल्कुल सुस्ती भी अच्छी बात नहीं, थोड़ा इन्फ्लेशन होना चाहिए। अब थोड़ा में कौन सा इन्फ्लेशन होना चाहिए? रेंगती। लेकिन यदि रेंगती हुई इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये क्या करती है? ये चलना शुरू करती है। चलना शुरू करती है मतलब प्राइसेस में जो आप वृद्धि देख रहे हैं, थोड़ा बहुत वृद्धि तो सही, लेकिन प्राइसेस में क्या होता है? क्योंकि इन्फ्लेशन क्या है? प्राइसेस में वृद्धि होना, वैल्यू ऑफ मनी का कम होना। तो रेंगती हुई स्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया है, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे क्या करता है? चलना शुरू कर देता है। जब चलने लगता है तब ये जो है अर्थव्यवस्था के लिए क्या होता है? ये खतरनाक हो जाता है। और चलती हुई स्थिति क्या होती है? इसको नियंत्रित नहीं किया गया तो ये क्या होगा? फिर धीरे धीरे वो दौड़ना शुरू कर देगा, रन करना शुरू कर देगा। और दौड़ती हुई जब स्थिति आ जाएगी फिर उसको कंट्रोल करना थोड़ा बहुत उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। दौड़ने वाली स्थिति को जो है कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और दौड़ते दौड़ते वो स्थिति क्या करती है? सरपट दौड़ने लगती है। सरपट दौड़ने का मतलब क्या हुआ कि वस्तु की कीमतों में रोज जो है क्या होगी? इंक्रीमेंट, वृद्धि। वस्तु की कीमतें रोज बढ़ना शुरू कर देगी। जब रोज कीमतें बढ़ना शुरू कर देगी, दिन प्रतिदिन जो है कीमतें बढ़ने लगेगी, तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार द्वारा उसकी कीमतों पर कंट्रोल करना एकदम से समझ लीजिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है, नहीं कर सकते। सरपट दौड़ने वाली स्थिति को जो है सरकार कंट्रोल कर ही नहीं सकती। और ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति। अब ऐसी स्थिति से कैसे निजात पाया जाता है? इसके लिए सरकार के पास एक ही उपाय है, वो क्या करे? वो मुद्रा का विमुद्रीकरण कर दे, यानी जो चलन में मुद्रा है उसको बंद कर दे, उस मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा जारी कर दे। तो ऐसे में क्या होगा? जो कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही थी वो क्या हो जाएगी? अचानक से उस पर ब्रेक लग जाएगा, लगाम लग जाएगा और फिर नए सिरे से जो है आपका जो है इकोनॉमी अपना डेवलपमेंट शुरू कर देगी और कोई दूसरा रास्ता। ठीक, ये इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के हम इफेक्ट की बात करें, प्रभाव की बात करें, इसके क्या प्रभाव होते हैं? प्रभाव की बात करें तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में इसका विभिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। हम बात करें इसका जो है उत्पादक वर्ग पर बात करें, निवेशक वर्ग पे बात करें, रेडी वर्ग पे बात करें, तो इन वर्गों पर इन्फ्लेशन का जो है ये सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलता है। अर्थात मुद्रास्फीति से उत्पादक को लाभ होगा, निवेशकर्ता को लाभ होगा, ऋणी को लाभ होगा। कैसे लाभ होगा? क्योंकि प्राइसेस बढ़ने से जो निवेशकर्ता होगा वो प्रोत्साहित होगा, जो उत्पादक होगा प्रोत्साहित होगा, अधिक उत्पादन करेगा, अधिक उसको मार्जिन मिलेगा, अधिक लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा बड़ी कीमतों से। उत्पादक और निवेशक को जो है तो लाभ समझ में आता है, लेकिन रेडी को कैसे लाभ होगा? रेडी मतलब ऋण देने वाला। रेडी वाला मतलब क्या हुआ? रेडी ऋण देने वाला, जो ऋण लेता है, कर्ज लेता है, लोन लेता है, उसको रेडी करते हैं। उसको भी क्या होता है? उसको भी इन्फ्लेशन में लाभ होता है। कैसे लाभ होता है? रेडी को लाभ इसलिए होता है क्योंकि इन्फ्लेशन की स्थिति में वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। और मुद्रा का मूल्य कम होने से क्या होता है? क्योंकि उसको क्या करना है? ऋण का भुगतान करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा वो? अब उसको पहले की अपेक्षा कम मूल्य का भुगतान करता है ऋणदाता। जैसे मैंने कहा कि जब उसने 1 रुपए ऋण लिया था तो उस समय जो है 1 रुपए की 2 टॉफी आती थी, लेकिन इन्फ्लेशन में कीमतें बढ़ने से अब 1 टॉफी का कीमत 1 रुपए हो गई।
अब वो जब उसको लौटाता है 1 रुपए, लौटाएगा तो 1 ही रुपए, लेकिन आज जब वो 1 रुपए लौटा रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में इसको प्रॉफिट क्या हो रहा है, पहले वो 2 टॉफी देता, अब वो कितना टॉफी दे रहा है, 1 ही टॉफी दे रहा है, 1 टॉफी के बराबर ही मूल्य दे रहा है। इस प्रकार से उसको क्या मिल रहा है, अब इनडायरेक्टली उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि वैल्यू क्या हो गई, मुद्रा का मूल्य कम हो गया, इसलिए उसको कम मूल्य के बराबर ही उसको जो भुगतान करना पड़ रहा है। इसलिए कहते हैं रेडी वर्क को क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछता रहता है, कंपटीशन में पूछता रहता है। रेडी वर्क को जो है क्या होता है, इन्फ्लेशन से, मुद्रास्फीति से क्या होता है, लाभ होता है। जबकि रेडी वर्क को, उपभोक्ता को, वेतनभोगी वर्ग को, इन सबको इससे क्या होता है, हानि होती है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता क्या करेगा, उपभोक्ता जो है वो उपभोग करता है वस्तुओं का, तो बढ़ी हुई जब कीमतें देता है तो ऐसी स्थिति में उसको क्या होगा, हानि होगी। वेतनभोगी वर्ग को भी क्या करना पड़ेगा, तो उसका एक निश्चित वेतन होता है, तो उसको अब कीमतें बढ़ने से अधिक खर्च करना पड़ेगा, तो एक प्रकार से उसको भी क्या होगा, लॉस होगा। ऋणदाता को, ऋणदाता को क्या होता है, ऋणदाता मतलब जो ऋण देने वाला है उसको यहाँ पे हानि होती है, इसको लाभ होता है, इसको हानि होती है। हानि क्यों होती है, आप समझ गए हो, क्योंकि जब इसको लाभ होगा, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है ना, तो एक को लाभ होगा, दूसरे क्या होगी, हानि, एक को हानि तो दूसरे को लाभ। क्यों लाभ, क्यों हानि होगी, क्योंकि उसने जब 1 रुपए दिया था तो ऐसी स्थिति में क्या था, 2 टॉफी, अब वो जो प्राप्त कर रहा है तो 1 टॉफी का मूल्य ही प्राप्त कर रहा है, तो 1 टॉफी के मूल्य का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है ना। इस प्रकार से इन्फ्लेशन में ऋणदाता क्या होता है, हानि होती है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सारे इंटरेस्ट भी तो इसको मिलेगा, तो इंटरेस्ट को हम यहाँ पे नगण्य मान लें, केवल हम इसके जो है मूलधन की बात करें, तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो इंटरेस्ट अलग चीज हो गया, ठीक है। केवल हम मूलधन की बात करें तो वैल्यू ऑफ मनी कम होने से क्या हो रहा है कि ऋणी को जो है लाभ हो रहा है और ऋणदाता को, बात क्लियर। चलिए ये मैंने अभी आपको इन्फ्लेशन के बारे में, आगे हम बात करते हैं मुद्रा संकुचन के बारे में, ठीक है। आइए हम बात करते हैं मुद्रा संकुचन के बारे में। मुद्रा संकुचन किसे कहते हैं, जिसको मनी डिफ्लेशन इंग्लिश में बोलते हैं, और मुद्रा संकुचन को हम मुद्रा विस्फीत या मुद्रा अविस्फीत के नाम से भी जानते हैं। मुद्रा संकुचन जैसे इसके नाम से ही क्लियर है कि मुद्रा में क्या होगा, संकुचन होता है। यहाँ पे मुद्रा में संकुचन होता है, इसका मतलब है कि मुद्रा की जो पूर्ति होती है वो माप की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे मुद्रा की मात्रा में क्या होती है, कमी हो जाती है। क्वांटिटी ऑफ मनी में क्या होती है, कमी होती है। तो मुद्रा संकुचन में क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी में क्या होता है, कमी होती है। मुद्रा में संकुचन है ना, मुद्रा का संकुचन होने से क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्रॉचर परिभाषा लिखी, मुद्रा संकुचन का वह स्थिति है जिसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ रही होती है और कीमतें गिर रही होती है। तो कीमतें गिर रही हो और मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा हो, इसी स्थिति क्या कहते हैं हम, मुद्रा संकुचन कहते हैं। यानी मुद्रा का संकुचन, मुद्रा की मात्रा में कमी, मुद्रा अविस्फीत, मुद्रा विस्फीत, मनी डिफ्लेशन वह स्थिति है जिसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, बढ़ता है और प्राइसेस क्या होती हैं, कम होती है। क्योंकि मुद्रा संकुचन जो है ये मुद्रा स्फीति की सर्वथा क्या है, विपरीत स्थिति है, ये उसका विलोम है, अपोजिट है। उस स्थिति में क्या होता था, नाम से भी देखिए वो मुद्रा प्रसार, वो मुद्रा प्रसार की स्थिति थी, वहां पे कीमतें बढ़ती थी। ये मुद्रा संकुचन है, यहाँ पे कीमतें घटती है। वहां पर वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य बढ़ता था कि घटता था, कीमतें बढ़ती थी इसलिए मुद्रा का मूल्य घटता था, और यहाँ पर क्या है, मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। तो सर्वथा आप देख रहे हैं क्या है कि मुद्रा प्रसार से मुद्रा संकुचन क्या है, विपरीत स्थिति है।
लेकिन यहां पर भी वही बात कही गई कि जिस प्रकार मुद्रास्फीति में जो है कीमतों के प्रत्येक स्तर में वृद्धि जो है मुद्रास्फीति नहीं होता, उसी प्रकार से कीमतों के प्रत्येक स्तर में जो कमी होती है उसको हम मुद्रा संकुचन नहीं कह सकते। मुद्रा संकुचन वह स्थिति होती है जिसमें जो है कीमतों में कमी होती है, तो कीमतों में वह गिरावट जो क्या करता है, आय में, उत्पादन में, रोजगार में भी कमी कर दे। यानी कीमत में जो गिरावट हो रही है, प्राइस में जो कमी हो रही है, ये क्या करता है, केवल कीमतों में ही कमी न करे बल्कि कीमतों के कमी होने से उत्पादन, आय, रोजगार में भी क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, मुद्रा संकुचन करते हैं, या मनी डिफ्लेशन करते हैं, या केवल डिफ्लेशन आप बोल सकते हैं। बात क्लियर हो गई? इसका भी हम इफेक्ट की बात करें, प्रभाव की बात करें, तो इसका भी सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। सकारात्मक प्रभाव यहां पर मुद्रास्फीति में जिन वर्गों पर, जिन लोगों का पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता था, उन लोगों को यहां पर क्या मिलेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसका। और जो वहां पे नकारात्मक था वो यहां सकारात्मक, जो वहां सकारात्मक था वो यहां पे नकारात्मक। जैसे वहां पे उपभोक्ता, वेतनभोगी वर्ग, ऋणदाता, इनको क्या होती थी, हानि होती थी, नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। तो यहां पे इन सबको क्या होगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऋणदाता, वेतनभोगी, उपभोक्ता, इन सबको क्या होता है, लाभ होता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि कीमतें कम हो गई। कीमतें कम होने से उपभोक्ता को, वेतनभोगी वर्ग को क्या करना पड़ता है, कम खर्च करना पड़ता है, जिससे उसको क्या होता है, लाभ होता है। ऋणदाता को कैसे लाभ होता है, मैंने भी आपको बताया था एग्जाम्पल के द्वारा। चूंकि यहाँ क्या है, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ गई, मुद्रा का मूल्य बढ़ गया, तो ऋणदाता को लाभ इसलिए होगा क्योंकि ऋणी अब क्या करेगा, अब बढ़ा हुआ मूल्य देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऋणदाता को लाभ होगा। जबकि उत्पादक, विनियोगकर्ता या विनियोगी वर्ग, निवेशक वर्ग और इसके साथ साथ जो ऋणी वर्ग है, इनको क्या होगा, इनको हानि होती है। इन सबको क्या होती है, हानि होती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि उत्पादक कीमतें कम होने से क्या होगा, उत्साहित होगा, उसका लाभ कम हो जाएगा। इसी तरीके से जो इन्वेस्ट करने वाला है, विनियोगकर्ता जो है, उसका भी क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। कीमतें कम होने से उन्हें क्या होगा, निरुत्साहित होगा। ऐसी स्थिति में उसके लिए क्या है, मुद्रा संकुचन अच्छी स्थिति नहीं है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऋणी को क्या होता है, ऋणी को भी, ऋण लेने वाले को भी क्या होता है, हानि होती है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसको अब अधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा। बात क्लियर होगी? इस प्रकार से ये आपको मैंने आगे बताया डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये दोनों ही स्थितियां अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये अच्छी स्थितियां नहीं है। दोनों ही क्या करती है, दोनों ही खतरनाक स्थितियां होती है। दोनों की ही उपस्थिति क्या है, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती है ना। और इन दोनों में तुलना करें तो इन्फ्लेशन से भी अधिक खतरनाक क्या होता है, डिफ्लेशन होता है। ठीक ना। चलिए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पढ़ने के बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे डिसइन्फ्लेशन के बारे में। ठीक, आइए हम बात करते हैं मुद्रा अपस्फीति क्या होता है। मुद्रा अपस्फीति, इसको इंग्लिश में मनी डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर हम आपको बात करें कि इन्फ्लेशन, स्फीति, मुद्रास्फीति, फर्स्ट मुद्रास्फीति, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए, इसमें सुधार लाने के लिए कीमतों में धीरे धीरे कमी की जाती है। और यही स्थिति क्या कहलाती है, मुद्रा अपस्फीति कहलाती है। कीमतों में कमी करना,
सरकार के द्वारा, देश की सरकार के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए या मुद्रास्फीति में सुधार लाने के लिए कीमतों में धीरे धीरे कमी करना, ताकि अर्थव्यवस्था सामान्य स्थिति में आ सके। इसी स्थिति क्या कहते हैं हम? डिसइंफ्लेशन। इसमें एक शब्द और होता है, उसको भी आप समझ लेंगे तो आप चारों में अंतर समझ में आने लगेगा। एक होता है संस्फीति, मुद्रा संस्फीति। आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने नहीं इसको बताया, लेकिन यहाँ मैं आपको संक्षेप में बता दूं। इसको रिफ्लेशन, अब देखिए रिफ्लेशन क्या होता है? रिफ्लेशन का मतलब होता है कि मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रा संकुचन को समाप्त करने के लिए, इस स्थिति से उबरने के लिए, सामान्य स्थिति में आने के लिए, अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लाने के लिए कीमतों में धीरे धीरे क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है, ताकि अर्थव्यवस्था सामान्य स्थिति में से। इस अवस्था क्या कहते हैं? संस्फीति कहते हैं, रिफ्लेशन। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। यहां पर आपने देखा डिसइंफ्लेशन, रिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है? बहुत सामान्य ढंग से अंतर समझना है, प्राइसेस बढ़ती है। डिफ्लेशन में क्या होता है? प्राइसेस कम होती है। डिसइंफ्लेशन में क्या होता है? इसमें जो है प्राइसेस कम की जाती है। रिफ्लेशन में क्या होता है? प्राइसेस बढ़ाई जाती है। प्राइसेस का ही खेल है, कीमतों का खेल है, देख रहे हैं? अब अंतर क्या है? इन्फ्लेशन में प्राइसेस बढ़ती है, स्वतः बढ़ती है। अर्थव्यवस्था में ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होती है कि ऑटोमेटिक जो है मांग और पूर्ति के आधार पर जो है क्या होता है कि प्राइसेस बढ़ती हैं, जिससे इन्फ्लेशन उत्पन्न होता है। डिफ्लेशन ऑटोमेटिक क्या होता है? प्राइसेस धीरे धीरे कम होती हैं और कम होते होते बहुत ज्यादा कम हो जाती है, डिफ्लेशन उत्पन्न हो जाता है, जिससे उत्पादन, आय, रोजगार सब कम होने लगता है, डिफ्लेशन उत्पन्न हो जाता है। ये भी ऑटोमेटिक होता है, स्वतः होता है, कोई करता नहीं है। यहां पर किया जाता है, देश की सरकार के द्वारा किया जाता है ना? प्राइसेस कम किया जाता है, करने का प्रयास किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यहाँ प्राइसेस बढ़ रही होती है, इसको रोकने के लिए प्राइसेस को कम किया जाता है, कम करके इसको सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास किया जाता है। रिफ्लेशन क्या? चूंकि डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ प्राइसेस बहुत कम है, तो प्राइसेस बढ़ाने के लिए, सामान्य स्थिति में लाने के लिए प्राइसेस बढ़ानी पड़ती है, यहाँ प्राइसेस बढ़ाई जाती है, ये करना पड़ता है। तो ये आता है रिफ्लेशन हो गया। इसको इसमें सुधार नहीं, इससे निकालने के लिए, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आप देखें, ये दोनों क्या है? ये अपने आप होता है, ये किया जाता है। यहाँ पर आता है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन आपने पढ़ा, और एक अभी आपने पढ़ा डिसइन्फ्लेशन। ये चीज, तो ये क्या है? ये इसको सुधारने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए कीमतों में क्या की जाती है? कमी की जाती है ना? इसी को हम क्या करते हैं? डिसइन्फ्लेशन। बात समझना नहीं, क्योंकि जो ट्रेड साइकिल होता है हमारी इकोनॉमी में क्या होता है? फ्लैक्चुएशन होता है, फ्लैक्चुएशन होता रहता है ऐसे, है ना? तो फ्लैक्चुएशन जो होता है वो क्या होता है? तेजी मंदी की स्थिति आती रहती है ना? यहाँ पर ये सामान्य स्थिति है, संतुलन की
इस संतुलन की स्थिति से क्या होता है, इकोनॉमी ऐसे ऐसे करता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, सिर्फ ट्रेड साइकिल बोलते हैं, व्यापार चक्र बोलते हैं। मैंने कहा कि धीरे धीरे क्या होता है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, प्राइसेस बढ़ने लगती है ना, आय उत्पादन रोजगार सब में क्या होता है, वृद्धि होने लगती है, तो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी जो है धीरे धीरे काम करता है, तेजी की स्थिति है ना, ये इन्फ्लेशन बहुत तेज बढ़ रहा है। तो इसको जो है फिर से सामान्य स्थिति बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये कीमतों को कम करना पड़ता है, यानी डिसइन्फ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन से आप यहां से कहां पहुंचे हैं, आप यहां पर सामान्य स्थिति में। लेकिन जब आप कीमतें कम कर देते हैं तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे कीमतों में कम होने की एक टेंडेंसी बन जाती है, प्रवृत्ति बन जाती है, जिससे क्या है कि यहाँ पर आने के बाद भी कीमतें चूंकि कम हो रही होती हैं, तो इसलिए उसमें प्रवृत्ति बनने से वो रुकती नहीं है, बल्कि वो कम होती ही जाती है। और कम होते होते क्या होता है, ये जो है अपने आप जो है कीमतें बहुत कम हो जाती हैं, ये मंदी की स्थिति पहुंच जाती है। कीमतें, आय, रोजगार, उत्पादन सब कुछ कम हो जाता है, बहुत खतरनाक स्थिति है। ये आपका डिफ्लेशन। अब यहां से फिर निजात पाने के लिए, सामान्य स्थिति लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कीमतें बढ़ाने पड़ेंगी। तो रिफ्लेशन, रिफ्लेशन द्वारा फिर क्या होगा, हम यहाँ पे कीमतें बढ़ाते हैं। तो जब कीमतें बढ़ाते हैं तो फिर से क्या होता है, बढ़ने की प्रवृत्ति बन जाती है, फिर रुकती नहीं, फिर ये बढ़ना शुरू होता है, फिर ये ऊपर जाती है। इस तरीके से क्या फ्लक्चुएशन होता है, इसी को ट्रेड साइकिल। ये चीज जो है हमने इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेशन का होता है। तो आपके सिलेबस में इन्फ्लेशन है और डिफ्लेशन है और डिसइन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन के बारे में आपको, ठीक। तो आज बस इतना ही।